Hello everyone, I welcome you all in our today's session which is current electricity। तो आज हम फिज़िक्स का चैप्टर करने वाले हैं। ये क्लास 12th का है एंड इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये बहुत लेंदी भी है, लेकिन आप बस थोड़े से ध्यान से देखोगे तो आपको ये बहुत ही ईजीली समझ आ जाने वाला है। ठीक है, इसमें थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो मान लो ये आपका कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये फ्लो कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो इन्हीं के फ्लो को आप क्या बोलते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसी को हम डिफाइन करते हैं एज अ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज़ मेजर्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो जिस तरीके से ये फ्लो कर रहा है, फास्ट है या स्लो है, उसी टाइप से हम इसको मेजर करते हैं। इट मीन्स हाउ मच चार्ज इज़ फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो 1 मिनट में या 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं। तो हम इसमें यही सब चीज़ें फाइन करते हैं और इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्लोइंग पर सेकेंड। हमें अभी एक एग्जाम्पल के लिए बोला गया है, आपको कंसिडर करना है कि 20 कूलम का चार्ज है जो 1 सेकेंड पे फ्लो कर रहा है। देन द करेंट विल बी 20 कूलम पर सेकेंड। तो इस हिसाब से हमारा करंट क्या हो गया, 20 कूलम पर सेकेंड। और ये जो कूलम हमने यूज़ किया ये चार्ज का यूनिट होता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ कंडक्टर है जिसमें 20 कूलम की स्पीड से जो चार्जेस हैं वो हर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं, आपको ये बताया यहाँ पे, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। इट इज़ रिटन एज आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और इसको लिखा कैसे जाता है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे डी क्यू आया एंड डी टी आया। ये क्या होता है, डी क्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से जो चार्जेस है वो कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम डी क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो Q है ये चार्ज के लिए है और T टाइम के लिए है, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी है, जो चार्ज चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम DQ और DT से डिनोट करते हैं। D इज़ फॉर स्मॉल अमाउंट, ये हमने लॉ ऑफ मोशन में भी देखा था, राइट। I यूनिट इज़ एम्पेयर। I क्या है, अभी हमने देखा I इज़ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर, जिसको हम A से लिखते हैं, कैपिटल A। डायरेक्शन ऑफ current determined from where the current originate and where it will terminate। ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है इससे हमें पता चलता है कि करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है और कहाँ जाके ख़त्म होगी। इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 वेज। 2 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक एंड नेक्स्ट इज कन्वेंशनल करंट्स। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर। 1 ampere is the unit of measurement of rate of electron flow or current in an electric conductor। 1 एम्पेयर क्या है, ये यूनिट है किसकी, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम अपने दिमाग में रख लो। ये कंडक्टर है, इसमें बहुत सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, सोडियम, उसका कॉन्फ़िगरेशन याद करो क्या होता है, 2, 8 and 1। तो उसके लास्ट जो शेल होता है उसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड नहीं होता शेल से, या वो फ्री टू मूव होता है, ठीक है, वो बाउंड करने के लिए रेडी रहता है, तो वो घूमता रहता है, जिसकी वजह से ही करंट जनरेट होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को या करंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसको हम एम्पेयर में करते हैं। यही आपको यहाँ पे बताया है किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर। इट रिप्रेजेंट 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 चार्ज कैरियर। ये ऊपर होगा, ठीक है, 18 चार्ज कैरियर मूविंग पास्ट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर इतने सारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करते हैं। मैथमेटिकली हमने देखा इसको कैसे डिनोट करते हैं, I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, जिसको EMF भी बोला जाता है। EMF of a cell derive the current carrier to move in a specific direction। अब जो हमने कंडक्टर देखा था जैसे पहले, तो ये कंडक्टर है और इसमें ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है,
ठीक है। ऐसे तो हमें कोई भी नेट इलेक्ट्रिसिटी गेन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आधे इधर जा रहे हैं आधे उधर जा रहे हैं, अपने मर्जी से कोई इधर जा रहा है, एक दूसरे में कोलिजन हो रही है, उनकी एनर्जी उससे भी लॉस होती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो हम ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की एनर्जी हमें चाहिए कि वो एक तरफ ही जाए ताकि कुछ करंट प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो ये ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये सेल को ड्राइव करता है कि जो कैरियर्स है वो सारे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव करें। दिस ईएमएफ cause positive and negative charge to flow in a specific direction. As a result, current is generated. तो जब ये एक ही तरफ मूव करेंगे तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर आप मान लो कोई ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है नहीं हम इस पे करेंगे, कोई बोल रहा है इस पे और टॉपिक पे करेंगे, तो ऐसे तो आप कभी भी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे और आपका काम नहीं होगा। तो सेम इसी तरीके से इस सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी है। अगर कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इनका कुछ भी नेट जो है वो गेन नहीं होगा। अब सेम हम आपके प्रोजेक्ट पे आते हैं। आप लोगों ने एक साथ डिसाइड कर चुका है पहले कि आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है और उसके बाद आप सारे एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, ठीक है। तब उससे आपका जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी बन जाएगा और उसकी जो रिजल्ट है वो भी बेटर होगी। इसी तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साइड या तो इधर मूव करें या तो इधर मूव करें तब जाके हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। EMF provide an energy which does the work to move the charge from one point to another point. तो अब ये चार्ज खुद से तो मूव नहीं करेंगे, वो कोई ह्यूमन तो नहीं है, ये वैसे भी जो भी हम पढ़ते हैं ये सब क्या है, ये थ्योरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बैटरीज लगाते हैं। सो ये जो EMF है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे जो चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं। एज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द चार्ज विल फ्लो, द चार्ज विल ट्रेंड टू फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये हमने हर जगह देखा है, इवन बायो का जो ऑस्मोसिस होता है उसमें भी देखा है, चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो दो जो हम इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की उसको भी थोड़ा एक बार रिवाइज करना होगा क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब हम इससे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ EMF ऑफ 12 वोल्ट। तो हमें अभी क्या दे दिया है, एक स्टोरेज बैटरी है कार की जिसकी EMF हमें दे दी है 12 वोल्ट। इफ़ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.4 ohms, what is the maximum current that can be drawn from the battery? अभी आपको यहाँ पे बैटरी का क्या दे दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया है। आपसे बोला है कि आप मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको निकालना क्या है, आपको I निकालना है, ठीक है। आपको E दिया है, R दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड आपको निकालना है I। तो एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, E = IR। अभी आप ओम्स लॉ आगे पढ़ोगे, ये EMF से रिलेटेड एक प्रॉब्लम था इसलिए मैंने आपको यहाँ दे दिया। अभी ओम्स लॉ को भी हम रिवाइज करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ओम्स लॉ की फॉर्मूला है E = IR। वैसे ओम्स लॉ का अगर आप देखोगे तो होता है V = IR, बट यहाँ पे ये दोनों पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए हमने लिखा है E = IR। तो E हमें दिया हुआ है, E क्या है 12V, I हमें निकालना है एंड R भी दिया हुआ। तो आगे हमने क्या किया, हमारे पास E और R था इसलिए हमने I को इधर ले आया। तो I को जब हम साइड में ले आए तो क्या हो गया, 12/0.4, मतलब 12 को 0.4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तब हमारा क्या आया 30A। अब आप बोलोगे 30 कैसे आया, इसलिए थोड़ी मैथमेटिक्स इधर लगती है। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 0 ऐड करते हैं, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से हट गया। तो अब बचा 120/4। जब 4 को आप 120 से डिवाइड करोगे तो आप टेबल पढ़ो, 4 3 होता है 12, ये आ जाएगा 3 एंड हमारे पास 0 है 0। तब आ गया आपका 30A, ठीक है, 30 एम्पेयर। तो मैक्सिमम करंट जो है ये बैटरी हमें दे सकता है वो है 30 एम्पेयर का। नेक्स्ट है करंट एज अ स्केलर। अब करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इसमें भी काफ़ी डिबेट रहता है, ठीक है। कुछ बोलते हैं वेक्टर है बिकॉज यहाँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, कुछ बोलते हैं स्केलर है, लेकिन करंट होता है स्केलर। और अगर आप बहुत ही अप्रोप्रिएटली बोलोगे तो वो एक टेंसर क्वांटिटी होती है जो आप हायर, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाके फिजिक्स लोगे तब वहाँ पे आप ये सब पढ़ सकते हो। अभी 12th के हिसाब से आपको बुक में दिया है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर टेस्ट में आया कि I जो है वो स्केलर है या वेक्टर है क्या है, तो आप स्केलर ही मार्क करोगे, ओके। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
करंट डज नॉट हैव डायरेक्शन। दो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि करंट का एक डायरेक्शन है, इसी के वजह से काफ़ी डिबेट रहता है, ठीक है। करंट फॉलोज द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू करेंट्स नॉट द वेक्टर सम। अभी अगर आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में फिजिक्स में देखा होगा तो वेक्टर एडिशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है, पर जब हम करंट को प्लस करते हैं तब हम वेक्टर एडिशन नहीं करते हैं, हम सिंपली प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये एक एल्जेब्रिक सम को फॉलो करता है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता। अगर आप दो करंट प्लस कर रहे हो तो आप उसको डायरेक्टली प्लस कर दोगे, 2 + 2 4 ऐसे करके कर दोगे। मान लो यहाँ से कोई एक करंट आ रहा है, यहाँ से कोई करंट आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे ऐसी 2 2 तो 4, मतलब यहाँ 4 एम्पेयर से जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 2 वायर एंड अ रजिस्टर आर अटैच्ड विद देम देन द करेंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ द वायर। अगर दो वायर है जो अटैच है, इसी तरीके से समझ लो 2 वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक फ्लो करेगा वायर में। करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ये ऑपोजिट होता है। तो सपोज करो ऐसा एक कुछ वायर है, ठीक है, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर मान लो करंट इस साइड फ्लो कर रहा है तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट ऑपोजिट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, आपको ये भी याद रखना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए अब आपको समझना होगा कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है? द इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लो ऑफ करंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वही जो डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो उस करंट को हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लो बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है करंट, ठीक है। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड ये एक वायर है, आपको ऐसे दिखाया हुआ है, यहाँ पे सेल है एंड ये स्विच है। तो हमने जैसे स्विच ऑन किया और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगे और उसकी वजह से बल्ब जला। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल करंट। द करंट कंस्टिट्यूटेड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का उल्टा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज से बनते हैं और इनको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज कंसिडर व्हेन एवर वी कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हमने मान लिया कि करंट का डायरेक्शन जो इस साइड पे था, ऐसे चल रहा था, पिछले इमेज में आपने देखा ना, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा होगा, ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऑपोजिट साइड से जा रहा है ना, और ये सारे पॉजिटिव चार्ज जो है ये फ्लो कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि दो दो करंट फ्लो कर रहे होते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करते हैं, उनकी वजह से हमें करंट मिलता है। बाद में जब स्टडीज़ हुई और साइंटिस्ट ने देखा तब उनको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उनके वजह से होता है, ना कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं उनके वजह से होता है, ठीक है। तो अब बहुत सालों से लोग इस चीज़ को पढ़ते आ रहे थे, तो इसलिए अभी हमें ऐसे पढ़ाया जाता है कि कन्वेंशनल मतलब ये पुराने ज़माने का है। तो ऐसा पहले माना जाता था एंड होता किस चीज़ की वजह से? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। जब आपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी तब भी आपने देखा कि वहाँ पे हमने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म का यूज़ किया था, ठीक है, ना कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ओके, होपफुली आपको वो वाला पोर्शन अभी क्लियर हो गया। अब हम करेंगे डायरेक्ट करंट एंड इनडायरेक्ट करंट। इन डीसी द इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, करंट दैट जनरेट फ्रॉम बैटरी ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जो करंट हम बैटरी से जनरेट करते हैं उसमें सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के टुवर्ड्स ही फ्लो करता है। तो ऐसी वाली बैटरी सबने यूज़ की होगी ना, हम टॉर्चेस या रिमोट्स में लगाते हैं, राइट। तो ये डायरेक्ट करंट का आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी भी बोला जाता है। इन एसी इलेक्ट्रॉन फ्लो बैक एंड फोर्थ चेंजिंग डायरेक्शन मल्टीपल टाइम इन अ सेकेंड।
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते। जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया था ना कि हम अगर ईएमएफ लगा रहे हैं तो उसके बाद डायरेक्शन में जा रहा है, उससे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे होते थे, इधर उधर। तो यहाँ पे इसी टाइप से कुछ होता है, इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। जैसे ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये शेल्स हैं, तो इन सब में एक ना एक कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो जो ऐसे फ्लो कर रहे हैं वो कभी इस साइड जा रहे हैं कभी उस साइड जा रहे हैं। वंस द इलेक्ट्रॉन रीच वन एंड द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी गेट रिवर्स। तो यहाँ पे आप देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव है एंड यहाँ आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। एक बार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके रीच हो गया एंड पे, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है आपको और यहाँ नेगेटिव, तो पोलैरिटी रिवर्स मतलब यही होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव हो जाएगा एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसका रियल लाइफ एग्जांपल दूँ, जैसे हमने बैटरीज का देखा रिमोट में एंड टॉर्च में, तो जो आपके घर में करंट आता है, तो जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिव करंट के ऊपर ही बेस्ड होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड एज अ करंट कैरियर। इन सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन कैरीज करंट। तो सॉलिड जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट कैरी करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव अराउंड फ्रीली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आराम से इधर उधर घूम सकते हैं। जैसे आप इधर एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के जितने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, केमिस्ट्री थोड़ी इसमें आ जाती है, तो केमिस्ट्री का आपको कंसेप्ट भी कुछ कुछ क्लियर होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास होते हैं वो उससे उतने ही ज़्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं एंड जो शेल खाली होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें भी ऐसे ही होता है ना, उनके जो लास्ट शेल्स होते हैं उसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम की तरह और भी है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो ये सब क्या हो गए, सॉलिड एज अ करंट कैरियर क्या आपके एग्जाम्पल हो गए। तो उन सभी के आप अगर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो लास्ट में ऐसे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री टू मूव। नेक्स्ट इज दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रीप ऑन जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो इनको बाइंड करना होता है, ये एक शेल से दूसरे शेल पे जंप करते हैं, ठीक है, ताकि ये भी बाइंड कर पाए किसी से। द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू द करंट इन द केस ऑफ सॉलिड। तो ये जब मूवमेंट होती है इनकी, मान लो ये यहाँ से ये यहाँ पे जा रहा है, फिर ये यहाँ पे जा रहा है, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे करंट का राइज होता है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिख लो, उससे आपको और समझ आएगा। एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड एंड सोडियम, ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट है लिक्विड एज करंट कैरियर। तो लिक्विड में भी होता है, ठीक है। इन लिक्विड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कैरी करंट इन लिक्विड। तो लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो होते हैं वो करंट कैरी करते हैं। एन आयन इन एन एटम और मॉलिक्यूल इन विच टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हम मूवमेंट देखते हैं। गिविंग इट अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी वजह से नेट पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है। तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो। अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, मान लो आपके पास ऐसा एक बीकर है, ठीक है, उस बीकर में आपको करंट जनरेट करना है। तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड का दिया हुआ है, सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट हो सकती है। सो सोडियम क्या है, पॉजिटिव है, और क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है गैसेज एज करंट कैरियर। Gases are bad conductor of electricity because they neither have free electrons nor they have free ion to conduct electricity. इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते हैं, आयन्स भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन सॉलिड में होते हैं, आयन आपको लिक्विड में दिखा, तो ऐसा कुछ गैसेस के पास नहीं होता। गैसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इफ दे आर आयनाइज्ड। गैसेस में हम तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं जब वो आयनाइज्ड हों, ओके। इसके अगर आप एग्जाम्पल्स भी देखोगे, जैसे हीलियम, ये सारे इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं और इनके जो शेल्स होते हैं वो पूरी तरीके से फिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए नहीं मिलते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में अभी हम इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। कंडक्टर आर दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ये हमने बहुत ही हमारे बेसिक क्लासेस में पढ़ा है 6th क्लास से, कि कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं पास होने के लिए थ्रू दो सब्सटेंस। केस देख रहे हैं हम, केस नंबर 1, नॉर्मल कंडीशन विदाउट
बैटरी, अभी हमने कोई भी बैटरी या एक्सटर्नल चीज़ नहीं यूज़ की है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग रैंडमली। ठीक है, ये केस है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं इधर उधर रैंडमली। दिस इलेक्ट्रॉन विल हैव सम वेलोसिटी विद विच दे कीप ऑन मूविंग रैंडमली इनसाइड द कंडक्टर। अब मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। वेलोसिटी क्या, स्पीड, तो किसी ना किसी स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इनकी, इसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बस अभी इधर से ये याद रखो कि जो वेलोसिटी है, जो रैंडमली मूविंग वेलोसिटी है, उसको थर्मल वेलोसिटी बोला जा रहा है। एज देयर एंटायर मोशन इज रैंडम, देयरफॉर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज ज़ीरो। ज़ीरो क्यों? क्योंकि उससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, मान लो अगेन ऐसा कुछ है, आपका कंडक्टर, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, इनका कुछ एक रैंडम मोशन हो रहा है, जिसकी वजह से नेट हमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, इसलिए क्या बोला है, ज़ीरो। केस 2, व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अभी बाहर से आप इसको कुछ चार्ज दे रहे हो, बैटरी वगैरह लगा रहे हो। ठीक है, when battery is applied the electron will start moving toward positive end of the conductor। तो मान लो ये कंडक्टर है, अब यहाँ पे हमने ऐसे इधर बैटरी लगा दी। ठीक है, तो इन सब की डायरेक्शन जहाँ पे भी इनका टर्मिनल है, पॉजिटिव एंड है, उस साइड ऐसे मूव होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज आयन गेट अटैच्ड टूवर्ड नेगेटिव आयन, बट एज दीज पॉजिटिव चार्ज आयन आर हैवी दे डू नॉट मूव। पॉजिटिव चार्ज आयन जो है ये नेगेटिव चार्ज आयन के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, पर ये पॉजिटिव चार्ज आयंस जो है वो काफ़ी हैवी है, जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड के टूवर्ड्स जाएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही साइड मूव करने लगते हैं, ये कोलाइड भी करेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन के साथ अपने पाथ में। तो अभी आप इस डायग्राम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आपके पास ऐसा एक कंडक्टर था। ठीक है, आपने अभी सेकंड केस में बाहर से एक बैटरी लगा दी ताकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है एक ही साइड मूव करे। अब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस एक कंडक्टर में सिर्फ एक या दो तो नहीं होगा, वो तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, उसमें बहुत सारे आयंस होंगे। तो वो सारे जब एक साइड ही मूव करने लगते हैं तो वो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा। आगे है द एक्स्ट्रा वेलोसिटी वट एवर द इलेक्ट्रॉन गेन बाय एक्सेलरेटिंग विल बी लॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ कोलिजन। तो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो कोलिजन के बाद जब आप एक दूसरे से टकराते हो तो आपकी एनर्जी वहाँ पे लॉस हो जा रही है। ठीक है, द नेट रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो हमें नेट रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही छोटी अमाउंट की वेलोसिटी होती है। द एवरेज ऑफ अ स्मॉल वेलोसिटी विच दे एक्वायर इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने इतना सारा पढ़ा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए पढ़ा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज ऑफ स्मॉल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है ड्यूरिंग इट्स पाथ। Drift velocity is the velocity with which the electron get drift toward the positive end of the applied electric field। तो जो हमने हमारी बैटरी लगाई जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट हुए टूवर्ड पॉजिटिव एंड, तो वो जो स्मॉल वेलोसिटी वहाँ पे हमने देखी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सबके फेवरेट ओम्स लॉ पे। ये भी हमने पहले से पढ़ा हुआ है तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। ओम्स लॉ इज नेम आफ्टर साइंटिस्ट ओम। तो ओम उन साइंटिस्ट का नाम था और उनके नाम पे ये लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। तो ओम्स के हिसाब से जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस से जो कंडक्टर के एंड पे हम अप्लाई करते हैं। तो यहीं से हमें मिला था V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडक्टर का वो किससे प्रोपोर्शनल है? करंट से। तो यहाँ से हमें मिलता है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका एक ग्राफ भी है, हम उससे भी समझेंगे। दिस मीन्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट द एंड इंक्रीजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइसा वर्सा। सो इसका साफ साफ मतलब क्या निकल रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है
वो अगर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, तो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब अगर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज़ कर रहे हैं तो करंट भी डिक्रीज़ होगा। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं एंड ग्राफ से भी देख लेते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो करंट फ्लो कर रहा है I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V से, वेयर V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। V क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कंडक्टर के एंड पे हमने अप्लाई किया है। अभी थोड़ा ध्यान देना, अभी हमने यहाँ पे लिखा I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था लॉ ऑफ मोशन में जब हमें प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटानी होती है तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो वही यहाँ पे लिखा है। हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट V। तो अभी हमने कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिया, कांस्टेंट की जगह हम क्या ले रहे हैं, I R। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 1/R V, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ पे आपको लिख के बताया है। नेक्स्ट हमारा V इज इक्वल्स टू IR कैसे आ गया, डिवीजन की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। 1/R मतलब डिवाइड हो रहा है, ये हमारा इधर I है, तो हम इस R को जो कि यहाँ डिवाइड में यहाँ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I इंटू आर, ठीक है। क्या हो गया, I इंटू आर, और इधर हमारे पास क्या बचा, V, इस साइड बचा ना ये V, तो यहाँ पे लिख देंगे हम V। तो इसको बस हमने उल्टा लिख दिया, V इज इक्वल्स टू IR। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास मैथमेटिकली अभी तक क्या था, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाया और उस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिखा, 1/R। तो हमारे पास ये टर्म आया I इज इक्वल्स टू 1/R V। अभी हमारा जो कांस्टेंट था वो डिवाइड में था, उस कांस्टेंट को हम इधर लेकर आए इस साइड, ठीक है। तो ये डिवीजन में था, मैथमेटिकली मैंने बताया था अगर हम इज इक्वल टू के इस साइड अगर वो डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाता है। तो इस हिसाब से V यहाँ पे ये अकेला रह गया V, और ये हमने I के साथ इधर R ले आया, और जब हमें V अगर निकालना होता है तो हम लिख देते हैं V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। ये आप इधर ग्राफ से भी देख सकते हो, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज होता है। अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और जो ओम्स लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। A potential difference of 200 volt is applied across the end of a conductor of a resistance with 50 ohms। एक potential difference अप्लाई किया गया है 200 वोल्ट का, और एक कंडक्टर दिया है हमें जिसकी रेजिस्टेंस है 50 ohms। हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। जैसे हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था वैसे ये वाला भी है, ठीक है, इजी है। तो हमें क्या क्या दिया है, V दे दिया है, R दिया है, और ओम्स लॉ अभी हमें पता है क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। हमें निकालना क्या है ये भी समझना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग मतलब ये किसका डेफिनेशन था, करंट का, तो I निकालना है हमें। तो यहाँ से हमें V दिया है, R दिया है, I निकालना है। तो हम I को इस साइड ले आएंगे, उसके लिए R यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो I इज इक्वल्स टू V/R। तो हम V को R से डिवाइड कर देंगे, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। 200 को आप 50 से डिवाइड करो, 0 से 0 कट गया, एंड 5 4 ज़ा 20, तो हमारा आ गया 4 एम्पेयर। तो ये तो निकाल लिया हमने I। अभी हमें निकालना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू पर सेकेंड। आगे हम देखते हैं, I को हमने लिखा था ना, पहले देखा था ना dQ/dt, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे D हटा के Q/T लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट या ऐसा कुछ नहीं है। अब Q किसके लिए होता है, चार्ज के लिए, एंड T किसके लिए होता है, टाइम के लिए। Q को हमने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में NE से लिखा है। NE क्या होता है, NE इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, एंड T इज अगेन टाइम, ठीक है। ये डिवाइड का साइन है। नेक्स्ट अब हम n को इज इक्वल टू के बाद लाएंगे, तो जब हम n को इधर लाते हैं तो ये आपका पूरा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगा। n को इधर क्यों लाए, क्योंकि हमें वही निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू 1 सेकेंड। आपके पास I है, आपने I निकाल लिया ऊपर 4 एम्पेयर, आपके पास T भी है, टाइम दिया हुआ है हमें 1 सेकेंड, ठीक है। और E क्या होता है, ये तो स्टैटिक होता है,
चार्ज फ्लोइंग थ्रू 1 सेकेंड, वो होता है। और ई क्या होता है, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आपको कोई ऐसा आता है ना, तो क्वेश्चन में कभी कभी दे भी देते हैं जो ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, नहीं होते तो ये बहुत इजी है, आप याद भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमने आई को निकाला, आई को मल्टीप्लाई करना है टाइम से। टाइम है हमारा 1 सेकेंड, तो हमने यहाँ लिखा है 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय जो ई की वैल्यू है, तो फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻19, ये पावर है, ठीक है, 10⁻19। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है। ओम्स लॉ इज नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ डायोड, डायोड इज अ डिवाइस विच अलाउज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो डायोड्स जो हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। डायोड्स क्या होते हैं, एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो अलाउ करते हैं करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। डायोड्स आपने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा होगा। एंड हाई वैल्यूज़ पे आप देखोगे इनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ का हमने ग्राफ देखा ना, उसमें ऐसे दिखा रहा था, पर यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे जा रहा है, अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो ये ऐसे जा रहा है। तो ये ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये एक ओम्स लॉ का लिमिटेशन हो गया। हमने ऐसा देखा कि जो ओम्स लॉ है वो तभी ट्रू होता है जब हम उसको एक प्रोवाइडेड टेम्परेचर दें और जो भी फिजिकल फैक्टर है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ये जो फिलामेंट होता है लाइट बल्ब का, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका करंट इंक्रीज हो जाता है। इस केस में ओम्स लॉ अप्लाइड नहीं हो रहा, तो जो लाइट बल्ब फिलामेंट है वो वॉयलेट कर रहा है ओम्स लॉ को। अब ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, ठीक है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ आर टू डिटरमाइन द वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। ओम्स लॉ में क्या है, अगर आप इसके डेफिनेशन या इसका फॉर्मूला देखोगे, इसमें है आई, वी और आर। तो इसका मेन एप्लीकेशन यही है, वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ इज यूज्ड टू मेंटेन द डिजायर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट। एक जो हमारी डिज़ायर वोल्टेज है उसको मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं उसमें। ओम्स लॉ इज आल्सो यूज्ड इन डीसी एमीटर एंड डीसी शंट टू डाइवर्ट द करंट। एमीटर आप आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, तो एमीटर और शंट जो होता है उसमें अगर हमें करंट डाइवर्ट करनी होती है तो उसके लिए भी हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम उसको बोलते हैं, या रेजिस्टेंस एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करती है, रोकती है, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है, V इज टू आई आर, यहाँ पे R है रेजिस्टेंस के लिए ऑफ कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए हम यहाँ पे ये R यूज़ करते हैं। अभी आप नीचे एग्जाम्पल से समझो कि रेजिस्टेंस की ज़रूरत क्या है। अगर एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट आ रही हो जिसकी वजह से पूरा सर्किट डैमेज हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी आपने अपने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस भी देखा होगा, इवन हमारा फ़ोन जो होता है या टीवी, सबसे ज़्यादा टीवी को देखोगे या लैपटॉप को, वो ऊपर से या नीचे से ऐसे गर्म हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर आप करंट फ्लो करें, बहुत ज़्यादा देर तक टीवी देख रहे हो, तो उसके बाद छू के देखना उसको। आजकल की तो टीवी स्लिम टीवीज होती है जो वॉल में ऐसे फिट हो जाती है, लेकिन अगर किसी के घर में ऐसा टीवी जिसका बैक साइड या टॉप थोड़ा फ्लैट हो, तो आप उधर अगर टच करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा अमाउंट का हीट भी आता है, जिसकी वजह से पूरी सर्किट डैमेज हो सकती है। रेजिस्टेंस हेल्प टू अवॉइड डैमेज टू सर्किट व्हेन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज। तो रेजिस्टेंस यहीं पे हमारी मदद करता है ऐसे डैमेज को अवॉइड करने के लिए जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में। रेजिस्टेंस विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट when we apply some external field, the free electrons will start moving towards the positive end. जब यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फील्ड लगाए जाते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव एंड्स के टुवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। They will keep colliding with the positive ion here and there. This collision give rise to the resistance.
तो जब हम एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन जो है इधर उधर मूव करने लगेंगे एंड रास्ते में पाथ में वो एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, तो इस कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस राइज होता है। ग्रेटर द कोलिजन मोर इज द रेजिस्टेंस एंड वाइसा वर्सा। तो जितना बड़ा कोलिजन होगा उतना ही रेजिस्टेंस होगा। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल में जब हम एसी करंट पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट, मैंने आपको घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका एग्जाम्पल दिया था। यहाँ पे आप वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का पाथ है। अगर डायरेक्ट करंट हम लगाएंगे अपने घर पे तो हमारे जो भी अप्लायंसेज है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाई रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ हाई रेजिस्टेंस टू मैनी ऑब्स्टैकल इन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे। कोलिजन विल बी मोर एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मोर। जितने ज़्यादा ऑब्स्टिकल आएंगे, हाई रेजिस्टेंस होगा तो मान लो ये यहाँ पे बहुत सारे जैसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मूव करेंगे एक साइड तो उतना ज़्यादा कोलिजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह से करंट लेस मिलेगा हमें, ठीक है। आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव नोटिस्ड और नॉट, लेकिन कभी कभी आप देखोगे अगर आपके घर में कोई बल्ब या ट्यूबलाइट है, सडनली वो थोड़ा स्लो चलने लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी मतलब जलते जलते एकदम से उसकी पावर बहुत ही लो हो जाती है, तो उसका रीज़न यही होता है। ये भी हो सकता है कि आपका ट्यूबलाइट या जो बल्ब है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसमें करंट सडनली कम आने लगी जिसकी वजह से उसकी पावर जो है वो कम हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट इज लो रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस कम है तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्स्टैकल बहुत ही कम होंगे पाथ में इलेक्ट्रॉन के, तो कोलिजन भी कम होगा और उसकी वजह से हमारा रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो यहाँ पे करंट हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो हाई रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस का एग्जांपल। जब रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, जब पाथ में ऑब्स्टेकल्स बहुत ही ज़्यादा है, कोलिजन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप बल्ब देखो काफ़ी हल्का सा जल रहा है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल केस में है, जब हमारा बराबर है, मतलब जितना रेजिस्टेंस होना चाहिए उतना है और जितना करंट होना चाहिए उतना भी है। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी लो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो करंट बहुत ही ज़्यादा है और बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। आई होप आपको रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ गया हो। अब हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल टर्म देखेंगे। रेजिस्टेंस आर को हम डिनोट करते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो हमने रो लगाया, ये रो का साइन है, इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं एक कंडक्टर का। फ्रॉम इक्वेशन आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। नॉर्मल सी बात है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इफ़ लेंथ इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। यहाँ पे एल होना चाहिए, रो इज प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। एल अभी ऊपर लिख लिया, इसलिए यहाँ पे हम 1/a लिख रहे हैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कहाँ से आ गया, जब आप इजिकल टू और रो को हटा रहे हो तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है। हमने प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाया था जो कि है रो, और रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो जितना क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी भी उतना ही। अब ये देख रहे हो आप नीचे बाय में है, मतलब ये कम होगा। सो इफ़ मोर क्रॉस सेक्शन एरिया रेजिस्टेंस विल बी लेस और वाइसा वर्सा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो फैक्टर याद रखने हैं। पहला तो आपका लेंथ है और दूसरा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस फॉर्मूला को भी एक जगह लिख लो, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, जहाँ पे रो क्या है आपका एक कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेंथ जितना ज़्यादा होगा या लेंथ जितना इंक्रीज़ होगा रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज़ होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ओके। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रो डिपेंड ऑन नंबर डेंसिटी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं।
मास ऑफ कंडक्टर जिसको m से डिनोट करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन ईच सक्सेसिव कोलिजन जिसको टाउ से डिनोट करते हैं, एंड चार्ज ऑन कंडक्टर जिसको हम E से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। सो रो क्या है हमारा, रेजिस्टिविटी। तो जो रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कंडक्टर के। अब जो कंडक्टर है एक ही चीज़ से नहीं बनता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल बताए थे। सोडियम का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, सिल्वर का हो सकता है, किसी की भी वायर हो सकती है, राइट। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटीरियल पे। अब नंबर डेंसिटी कितना है, मास कैसा है उस कंडक्टर का, उस कंडक्टर में जो कोलिजन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम कितना है जिसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है, उसमें चार्ज कितना है और टेम्परेचर कैसा है उस कंडक्टर का, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। आगे हम रेजिस्टिविटी को और अच्छे से पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक मटीरियल, ऑल्सो इट इज़ अ स्पेसिफिक टू मटीरियल। जैसे अभी हमने देखा ये मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, तो स्पेसिफिक मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है, वही रेजिस्टिविटी है। R इज इक्वल्स टू रो इफ़ A एंड L इज़ 1। अगर A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ 1 है, तब हम सिंपली लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू रो, ठीक है। ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/1, तो ये कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल्स टू रो। Resistivity is defined as resistance of unit length and unit area of conductor. Resistivity को आप define कैसे करते हो, resistance of unit length and unit area of conductor। आगे हमें बोला है greater the resistivity, greater the field need to develop a given current density। अभी यहाँ पे करंट डेंसिटी बहुत आ रहा है, तो हम करंट डेंसिटी को भी अच्छे से जानेंगे। करंट डेंसिटी को हम J से बेसिकली डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल j से करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं। तो हमसे बोला है अगर जितनी बड़ी रेजिस्टिविटी होगी उतना ही बड़ा हमें फील्ड चाहिए होगा एक करंट डेंसिटी को डेवलप करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपको अभी आसान भाषा में समझाऊँ तो करंट डेंसिटी ये होता है कि एक प्रोवाइडेड एरिया में कितना यूनिट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी फॉर अ परफेक्ट कंडक्टर इज 0। परफेक्ट अगर कोई कंडक्टर्स हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी 0 होती है। इन परफेक्ट कंडक्टर देयर इज नो रेजिस्टेंस एट ऑल। परफेक्ट कंडक्टर में कोई भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टिविटी फॉर अ परफेक्ट इंसुलेटर इज इनफाइनाइट। इंसुलेटर के लिए इनफाइनाइट कितना भी हो सकता है और कंडक्टर के लिए 0। There are so many obstacles, as a result resistance is more, so current cannot flow in all। इंसुलेटर में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता है बिल्कुल भी। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मुश्किल आती है करंट को फ्लो करने में। ये हमने देखा ना, आपको मैंने वो बल्ब वाले डायग्राम से भी दिखाया था। नेक्स्ट हम अब इससे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। A negligible small current is passed through a wire of length 15 मीटर, ठीक है, लेंथ दी है हमें यहाँ पे 15 मीटर। अगला क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हमें दिया है 6.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। फिर दिया है इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5.0 ओम। उसकी रेजिस्टेंस भी दे दी है हमें 5.0 ओम। What is the resistivity of material at a temperature of experiment? पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या दिया है और हमें निकालना क्या है। निकालना है हमें रेजिस्टिविटी, ठीक है, और हमें क्या दिया है, लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है एंड रेजिस्टेंस दे दिया है। तो हम आंसर ऐसे लिख देंगे। अभी आपको वहाँ पे रिटन एग्जाम तो होता नहीं, तो जो आपको रफ शीट दी जाएगी उसमें आप ऐसा लिख के कर सकते हो, ठीक है। लेंथ L इज इक्वल्स टू 15, area of cross section A is equals to 6.0 into 10⁻⁻7 and resistance is R which is 5.0। So resistivity निकालनी है। resistivity को हम रो से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे R is equals to रो L by A। अभी हमें रो निकालना है,
तो हम रो को इस साइड ले आएंगे, ठीक है, इस रो को इस साइड ले आएंगे और आर को इधर लेके जाएंगे, तो हमारा बनता है आर ए बाय एल, ठीक है, रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब फॉर्मूले में आप सारी चीज़ें पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एल हमारा जो लेंथ था वो 15 था, तो यहाँ पे नीचे 15 है, आर क्या था 5 और ए क्या था 6 इंटू 10⁻⁻7। जब हमने इसको करा सॉल्व तो क्या आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है। जो भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे ये ऐसे इजी से न्यूमेरिकल ही आएंगे, आगे जाके आप और भी टॉपिक्स देखोगे इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लेकिन क्या होता है आपका डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल होता है, और इस एग्जाम में मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा कि डायग्राम आया हो। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है जो ये आगे के हम अभी देख रहे हैं छोटे छोटे फॉर्मूले इस पे न्यूमेरिकल वही आए, ठीक है, ओम्स लॉ का, ये रेजिस्टिविटी का, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगला है करंट डेंसिटी, थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है एंड इसमें आपको मैथमेटिकली ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइड द एरिया इज हेल्ड नॉर्मल टू करंट। तो सपोज करो ऐसा एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक यूनिट एरिया ले लिया। सो इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस यूनिट एरिया के अक्रॉस ये नॉर्मल में होना चाहिए। नॉर्मल में मतलब ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा या सीधा इसके ऐसे कुछ नहीं रख सकते, ये परपेंडिकुलर इस वायर के होना चाहिए। तब जो ये करंट फ्लो कर रहा है इस यूनिट एरिया के अक्रॉस, इसको हम करंट डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख भी सकते हो क्या बोला है, करंट डेंसिटी इज अ प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो इस कंडक्टर का जैसे ये स्पेसिफिक पॉइंट हमने लिया है तो ये उसको डिफाइन करता है, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंडक्टर को डिस्क्राइब करती है और इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ओके। नेक्स्ट इज कंसिडर अ कंडक्टर एंड टू नो व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर टाइम। अब मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, और आपको निकालना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है। नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड बट द ओरिएंटेशन ऑफ द एरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहीं पे हमने जैसे बताया ना, आपका जो कंडक्टर है ऐसे 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 कुछ रख दोगे तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो जे को हम कैसे लिखते हैं, जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए। यहाँ पे ए क्या होता है, एरिया, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं तो क्या, जे इज डी आई बाय डी ए, वेयर डी आई इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद यूनिट एरिया। तो अभी हमने देखा कि जे को हम आई बाय ए से भी लिखते हैं, जे इज इक्वल्स टू आई बाय ए लिखते हैं, एंड बाय नाउ वी नो दैट जब भी हम डी लगाते हैं इट रेफर्स टू स्मॉल चेंजेस, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस डी ए को जे के पास ला रहे हैं, ओके। सो जे डॉट डी ए, सो जे इंटू डी ए, तो ये डी ए यहाँ पे डिवाइड में था एंड ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं जे डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी एल। तो जे डी ए तो था हमारे पास, ये कॉस कहाँ से आ गया, कॉस हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ये जे एंड डी ए का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डी ए इज परपेंडिकुलर टू जे देन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जो यूनिट एरिया है वो परपेंडिकुलर है, हमने उस वायर वाले एग्जाम्पल में देखा था ना, ये यूनिट एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जो यहाँ पे थीटा है उसको हम 90 डिग्री रखेंगे। सो कॉस 90 कितना होता है 1, ठीक है, थीटा की जगह हम 90 डिग्री रखें तो कॉस 90 होता है 1। सो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि अब हमें ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी करनी पड़ेगी, बिकॉज ये आपके एग्जाम में नहीं आता, बट करंट डेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, बाकी चीज़ों से लिंक है, आप समझ नहीं पाते इसलिए मैंने ये करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जे डी ए इज इक्वल्स टू डी आई हो जाता है, और जब हम ये डी को रिमूव करते हैं चेंजेस को, तब हमारे पास आता है आई इज इक्वल्स टू जे ए।
दिस इज ट्रू ओनली व्हेन द एरिया वेक्टर इज हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये पूरा जो हमने करंट डेंसिटी देखा है या जो भी हमने अभी डिराइव किया है ये तभी ट्रू होगा जब एरिया वेक्टर जो है हम उसको नॉर्मल रखेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ़ करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, इस साइड जा रहा है सपोज करो, तो जो एरिया वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर उसी तरीके से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? रेजिस्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टर दो टाइप के होते हैं, वायर बाउंड रेजिस्टर्स एंड एक होता है कार्बन रेजिस्टर। पहले हम देखते हैं व्हाट इज वायर बाउंड रेजिस्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो होते हैं ये एलॉय से बनते हैं। वायर्स ऑफ एलॉय आर बाउंड ओवर एंड ओवर अगेन टू फॉर्म अ रेजिस्टर। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखेगा, एलॉय के जो वायर्स होते हैं वो इसको ऐसे लपेटे जाते हैं इसके ऊपर एंड तब जाके ये रेजिस्टर्स बनते हैं। ये रेजिस्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज्ड इन कार ब्रेकिंग सिस्टम, रेलवे ट्रैक सिस्टम ETC। तो कार ब्रेक जो होते हैं वहाँ पे ये रेजिस्टर यूज़ किया जाता है एंड रेलवे ट्रैक सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इस पर इफेक्ट नहीं होता है। सो रेलवे भी जैसे जो रेल होती है वो क्रॉस ओवर करती है तो वहाँ पे आप ट्रैक बदलते हो ना, तो वही रेलवे ट्रैक सिस्टम होता है। अब वहाँ पे तो आपको धूप भी हो रही है, ठंड भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है, तो सारे टेम्परेचर्स आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर हम कोई ऐसा रजिस्टर लगाए जो टेम्परेचर सेंसिटिव है तो वो काम नहीं करेगा प्रॉपरली। तो जो वायर बाउंड रजिस्टर्स होते हैं दे आर इनसेंसिटिव ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपके कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स जो होते हैं कार्बन के कंपाउंड के बने होते हैं, नाम से पता चल रहा है। मोर द कार्बन कंटेंट इन द रजिस्टर लेस इट्स रेजिस्टिविटी। जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा उतनी कम उसमें रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, ऐसे दिखते हैं कार्बन रजिस्टर्स। दे आर यूज्ड इन स्मॉल इलेक्ट्रिकल सर्किट। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उसमें 12th में जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल क्लासेस होती है ना उसमें आपको ये रजिस्टर्स दिखाए भी जाते हैं रियल में। ओके, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड इनएक्सपेंसिव है। डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा हाई टेम्परेचर को स्टैंड नहीं कर पाता। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देर इज़ अ चेंज इन रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है यहाँ पे रेजिस्टिविटी में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा वायर बाउंड टेम्परेचर में हमें देखने नहीं मिलता था। ओके, नेक्स्ट है रेजिस्टर्स कलर कोडिंग। ये भी बहुत ही इजी सा टॉपिक है एंड इसके भी क्वेश्चंस होते हैं। टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स कलर कोडिंग इज डन। रेजिस्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस क्या है वो जानने के लिए कलर कोडिंग की जाती है। कार्बन रेजिस्टर्स हैव डिफरेंट कलर बैंड्स और डिफरेंट कलर रिंग्स विच हैव स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये आपने पीछे फोटो में यहाँ देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे कलर बैंडिंग दिख रहे हैं ना, यही होता है कलर कोडिंग। और ये कार्बन रेजिस्टर में ही होता है, वायर बाउंड में नहीं होता। तो अलग अलग कलर की बैंड्स लगे रहेंगे या रिंग आपको दिखेंगे और उसके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होते हैं। इसको रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए आप ये एक लाइन याद रख सकते हो, BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। या आपको स्कूल में जो भी और कुछ सिखाया है निमोनिक, आप उससे इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ये जो भी लेटर्स है अब ये कलर के लिए स्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट B है ये स्टैंड करता है ब्लैक के लिए, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, V से वॉयलेट, G से ग्रे एंड W से वाइट। ठीक है, तो ये सारे कलर होते हैं। अब आप यहाँ पे इमेज में देखो तो ये आपका कार्बन रेजिस्टर है और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ बैंड्स दिखेंगे और ये आपका कलर है। और ये कलर देख के हम उसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू क्या है। जो हमारा फर्स्ट बैंड होता है वो फर्स्ट डिजिट के लिए होता है, सेकंड बैंड होता है सेकंड डिजिट के लिए, थर्ड बैंड मल्टीप्लायर होता है एंड लास्ट बैंड हमें टॉलरेंस बताता है। टॉलरेंस तो होती है सिल्वर एंड गोल्ड। इस फिगर के हिसाब से हमने वैल्यू भी निकाली है। जैसे पहला कलर येलो था तो येलो के लिए हम लिखते हैं 4। नेक्स्ट कलर हमारा वॉयलेट था तो वॉयलेट के लिए लिखा है हमने 7। देन रेड इज़ फॉर मल्टीप्लायर, तो अगर मल्टीप्लायर है तो हम वहाँ पे लिखा है 100 एंड लास्ट में इसकी टॉलरेंस है गोल्ड तो हमने लिखा है ±5%। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस मीन्स द पॉसिबल वेरिएशन इन
परसेंटेज अबाउट द इंडिकेट वैल्यू, तो उसमें कुछ वेरिएशन आ सकती है, ज़रूरी नहीं है जो इस रजिस्टर की वैल्यू है ये इतना परफेक्ट आएगा, ठीक है। कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कुछ वेरिएशंस आती है इसमें, तो वो वेरिएशंस जो है वो लास्ट बैंड बताता है। अभी हमने रेजिस्टर्स देख लिया। रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, दो तरीके से, ठीक है, दो वेज में हम कर सकते हैं, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। तो रेजिस्टर इन सीरीज, अ सीरीज सर्किट इज अ सर्किट इन विच रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल चेन। आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, सारे के सारे रेजिस्टर आपको एक सिंगल चेन में दिख रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो कॉमन करंट है वो एक दूसरे के थ्रू फ्लो होता है। तो ऐसा आपको कहीं पे भी दिखे तो ये होगा आपका सीरीज का एग्जाम्पल, और इसको सॉल्व भी आप उसी तरीके से करोगे। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी R होंगे, जैसे यहाँ पे आपको 3 दिए हैं, ठीक है, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 एंड रजिस्टर 3। तो अगर आपको इनका टोटल सम निकालना होगा तो आप सिंपली इसको इसी तरीके से प्लस करोगे। Therefore, if the resistance are connected in series, then the total equivalent resistance of the circuit is equal to the sum of all resistance in the circuit. तो अगर रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, सारे रेजिस्टर्स का सम होगा। तो ये बस इतना सा ही है, ठीक है। अब देखेंगे हम पैरेलल में, जब अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या है, ऐसे रहेगा आपको। A parallel circuit is a circuit in which resistors are arranged with their heads connected together and their tails connected together. तो ये रजिस्टर है, इसका हेड एंड टेल एक साथ कनेक्टेड है। तो आपको जब ऐसा कनेक्शन दिखेगा तब हम बोलते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। जैसे हम सीरीज में सिंपली प्लस करते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे, पर यहाँ हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे आप लिखते हो 1/R3, 1/R4, जितने भी R है। जैसे यहाँ पे आपको 3 दिए हुए हैं, राइट, तो आप सिर्फ यहाँ पे R3 तक लिखोगे। अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा दिए होते तो आप उन सबको भी इसी तरीके से प्लस करते 1/R1, R2, R3, R4, ठीक है। Therefore, if the resistance are connected in parallel, then the total equivalent resistance of a circuit is equal to the sum of reciprocal of all resistors connected in the circuit. तो आपने सर्किट डायग्राम भी देख लिया इधर पीछे। एनएस पैरा में आपको यही बताया है कि अगर एक साथ वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका सम क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो उनका सम जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ हमने स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा देखा था, सेल के बारे में भी आपको पता ही है। जल्दी से इसका एक रिकैप कर लेते हैं, और ये चीज़ें आपके केमिस्ट्री में भी है। अ सेल इज अ डिवाइस विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। तो सेल के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स रहते हैं, तो वो केमिकल एनर्जी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। सेल में आपको इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। इलेक्ट्रोड्स आर द कंडक्टर्स थ्रू विच करंट कैन पास। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं जिनके थ्रू करंट पास कर सकते हैं। दे कैन फॉर्म अ वायर और रॉड और प्लेट। ये वायर की फॉर्म में हो सकता है, रॉड की फॉर्म में हो सकता है, एंड प्लेट की फॉर्म में भी हो सकता है। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल एज शोन इन फिगर यहाँ है, तो ये गैल्वेनिक सेल है और ये आपने केमिस्ट्री में भी करा है, ठीक है। तो वहाँ फिगर में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रोड्स के रॉड्स हैं, ठीक है, एक जिंक का है और दूसरा कॉपर का है। देख सकते हो 2 रॉड है, एक जिंक का और दूसरा कॉपर का। तो हमने इलेक्ट्रोड देख लिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस वेयर फ्री आयन आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ विच इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जहाँ पे फ्री आयन प्रेजेंट होते हैं और इसी फ्री आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। गैल्वेनिक सेल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है, Zn-SO4 एंड CuSO4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Zn-SO4 एंड CuSO4, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा सब्सटेंस।
इसमें भी ऐसे ही ये इलेक्ट्रोड है एंड ये पूरा सब्सटेंस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब केमिस्ट्री से हमें इतना तो पता है Zn की ये टेंडेंसी होती है कि वो Zn आयन में बदल जाए। उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको वो लूज करना चाहता है, तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाता है, Zn2+। Cu जो है उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन जाता है। इफ जिंक एंड कॉपर are joined together with the help of conducting wire, the electrons will flow from zinc to copper। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक कनेक्टिंग वायर से जॉइंट कर दे तो हम देखेंगे कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जिंक से कॉपर के पास। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करंट, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होता है, ये हमने करंट की डेफिनेशन में ही पढ़ा है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक से कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एंड करंट कहाँ से फ्लो होगा, कॉपर से जिंक इलेक्ट्रोड के पास। ओके, अगला है EMF इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड व्हेन देयर इज नो करंट इन सेल। तो EMF क्या होता है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता है 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जब सेल में कोई भी करंट नहीं होता। ठीक है, ये ओपन सर्किट की बात की जा रही है। EMF ऑफ अ सेल इनिशिएट द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल। जो EMF होता है इसी की वजह से करंट फ्लो करता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा है। द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस वेदर द सर्किट इज ओपन और नॉट। अगर सर्किट ओपन है या क्लोज है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन तो जो हमारा गैल्वेनाइज्ड सेल है वहाँ पे टेक प्लेस कर रहा था। ठीक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके Zn2+ बन रहा था एंड कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन रहा है। बिना किसी आउटसाइड फोर्स के ये चीज़ें तो हो ही रही थी उस सेल में। ठीक है, amount of energy involved by Zn to lose 2 electron is given by potential। potential is the energy per unit coulomb। तो जो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है Zn को टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम पोटेंशियल बोल रहे हैं एंड इस पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं एज एनर्जी पर यूनिट कुलम। देयर इज पोटेंशियल एसोसिएटेड विद जिंक एंड कॉपर। जिंक एंड कॉपर दोनों के साथ ही पोटेंशियल एसोसिएटेड है क्योंकि एनर्जी दोनों को लग रही है, राइट। द पोटेंशियल ऑफ जिंक इज हायर, जिंक की पोटेंशियल हायर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो उसको हम V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द पोटेंशियल ऑफ Cu इज लोअर, Cu की पोटेंशियल लोअर है क्योंकि उसको तो सिर्फ गेन करना है, यहाँ पे Zn को लूज करना है, तो इसकी लोअर है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसको हम V2 बोल रहे हैं। देयरफॉर EMF इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम EMF बोलते हैं, राइट। तो V1 माइनस V2, तो EMF यहाँ क्या हो गया, V1 + V2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट। अगेन यहाँ पे आप डायग्राम से एक बार इसको याद कर सकते हो ठीक से। ये इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट है एंड ये इसका नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जब हम इसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम कुछ लगा देंगे बल्ब वगैरह तो वो जलने लगेगा बिकॉज यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड व्हेन करंट फ्लोज। तो करंट जब फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं या रेजिस्ट करते हैं उस सर्किट में, तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। तो इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स दोनों ही फ्लो को अपोज करते हैं। ठीक है, कंसिडर अ सेल एंड 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r। तो हमें बोल रहे हैं कंसिडर करने के लिए कि हमने एक सेल लिया है एंड हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है। सम करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड के टूवर्ड्स कुछ करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो हमने अभी एक क्लोज सर्किट एज्यूम करा है जिसमें हमारे पास ये वैल्यू है V = V1 + V2 - IR। यहाँ पे V1 और V + V2 क्या है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। IR क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। देयरफॉर V = E
माइनस आई आर। तो यहाँ पे हमने इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह ई पुट किया है। नाउ व्हाट इज ई? ई इज इक्वल्स टू ई एम एफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वहाँ पे हम ई पुट कर सकते हैं। ठीक है, वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे जो वी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स और इट्स वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर्स आर। और इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, जिसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से भी डिनोट करते हैं। तो आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। वी क्या होता है? वी इज इक्वल्स टू आई आर। ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, राइट? तो हमने वी की जगह आई आर पुट कर दिया। अगेन आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको चीज़ों को समझने के लिए कुछ डेरिवेशंस देखने होते हैं, और अगर आपने डेरिवेशन सॉल्व किए तो आपको पता है इसी तरीके से किया जाता है। जो वैल्यू है उसकी जगह कुछ कुछ चीज़ें पुट करके बाद में हम अपना रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? V1 प्लस V2 की जगह हमने E पुट कर दिया, क्योंकि E क्या है? EMF। नेक्स्ट हमने क्या किया? V की जगह IR पुट कर दिया, बिकॉज ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस प्ले रोल ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होता है तभी इंटरनल रेजिस्टेंस अपना काम करता है या उसका कुछ रोल होता है। इट वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, इट इज़ नेग्लिजिबल वेयर E इज़ ग्रेटर देन IR। तो EMF अगर बहुत बड़ा है IR से तो वो एकदम नेग्लिजिबल है। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3 रेजिस्टर्स है आपके पास, एक की वैल्यू है 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। इन तीनों को हमने सीरीज में कंबाइन किया है। अभी आपसे पूछा है व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इस पूरे कॉम्बिनेशन का आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इफ़ कॉम्बिनेशन इज कन्वर्टेड टू अ बैटरी विद द EMF ऑफ 12 वोल्टेज and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। तो हम एक एक करके चीज़ें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमसे पूछा है टोटल रेजिस्टेंस क्या है इस कॉम्बिनेशन का, तो सिंपल सा है, ये तो आप प्लस करके निकाल सकते हो। ठीक है, और यही जो क्वेश्चन है मैंने बताया था ना, इसमें डायग्राम होता है, तो इसमें आपको डायग्राम के साथ दिया जाता है, आपको ड्रॉ करके रेजिस्टर्स वगैरह, बट ऐसा नहीं है कि बिना डायग्राम के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें दिया है 3 रेजिस्टर्स जिसकी वैल्यू ये है। तो सिंपल क्या करना था सीरीज में, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे पास R1 है, R2 है, R3 है, तीनों को प्लस करके हमारा आया 6 ओम्स। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 6 ओम्स। पार्ट बी में हमें क्या बोला है? ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो हमें ईच रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो निकालना है। इसके लिए हम देखेंगे हमारे पास अभी गिवन क्या है। तो सबसे पहले करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट, उसको हम I से डिनोट कर देंगे। EMF देख रहे हैं तो हमें 12 वोल्ट दिया है। रेजिस्टेंस हमने देखा सर्किट का, तो वो हमने पीछे यहाँ निकाला विच इज़ 6 ओम्स। द रिलेशन ऑफ करेंट यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यूज़ करके हमने देखा इसका रिलेशन क्या है हमारे पास जो 3 वैल्यू है उसके बीच में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है I इज इक्वल्स टू E बाय R। तो हमें E भी दिया हुआ है, R हमने निकाल लिया, I हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I निकाला हमने करंट विच इज़ 2 एम्पेयर। अगला आप क्या करेंगे, एक एक करके सारे रेजिस्टर्स का हम पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे। उसके लिए फिर से हम ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू पता है V इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू निकाल ली है और हमें R की वैल्यू पहले से ही दी हुई है, तो I निकाला हमने 2, और यहाँ पे R जो रेजिस्टर था वो हमारा 1 ओम का था, तो V इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, तो हमारा आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट के लिए भी हम इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा था वो था 2 ओम का। ठीक है, क्वेश्चन याद है ना, 2 ओम का था, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 इंटू 2, तो ये क्या आ गया 4। अगला जो हमारा रेजिस्टर था वो 3 ओम का था। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो देखो, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR, यही वाला फॉर्मूला हम ले रहे हैं। I हमने निकाला 2 एम्पियर और R हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से, तो V1 V2 V3 ऐसे करके हम तीनों का निकाल देंगे। तो हमें पता चल गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट रिस्पेक्टिवली।
तो ये बहुत ही ईजी है, इसको और थोड़ा प्रैक्टिस करना, आराम से हो जाएगा। बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स दिए हुए, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू किरचॉफ्स रूल। अभी इसका फर्स्ट रूल देखेंगे जिसको हम जंक्शन लॉ बोलते हैं। Junction law is also known as Kirchhoff's first law. It states that at junction, sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction. इस इमेज को देखो, आपको इससे समझ आ जाएगा। मान तो इसमें पॉइंट ए से करंट आ रहा है, पॉइंट बी से भी करंट आ रहा है, ठीक है। पॉइंट ए और बी से आके जंक्शन पे मिला, बट सी पे इस साइड जा रहा है, डी पे इस साइड जा रहा है, एंड ई से भी बाहर जा रहा है। तो जंक्शन रूल हमें यही बता रहा है कि इसका जो सम है, ए और बी का जो सम होगा, उतना ही जो करंट होगा वो भी लीव करेगा, ठीक है। सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन इज एनी पॉइंट इन द सर्किट। जंक्शन क्या है? एक पॉइंट है सर्किट पे। कंसिडर अ केस वेयर I1 एंड I2 आर करंट एंटरिंग द जंक्शन। अभी मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम ये केस ले रहे हैं कि यहाँ पे I1 और I2 जो है वो एंटर कर रहा है, तो A और B से एंटर कर रहा है, एंड करंट I4 और I5 जो है वो क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। तो इस रूल के हिसाब से क्या हो गया? I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। तो I3, 4 और 5 का जो सम होगा वो इक्वल होगा 1 एंड 2 के सम से। अगला है इसका सेकेंड लॉ, जिसको हम लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। इट स्टेट दैट इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम। ये दोनों लॉ बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और सिमिलर भी है। इसमें क्या बोल रहा है? एल्जेब्रिक सम जो होगा EMF का वो इक्वल होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। कंसिडर अ सिंपल सर्किट। आप एक सिंपल सर्किट के बारे में सोचिए जिसमें EMF E1 एंड E2 है, रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, इसमें करंट I1 एंड I2 है, ठीक है। तो इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस R1 प्लस I2 प्लस R2। तो हमारे एक तरफ क्या है? EMF का सम, और एक तरफ क्या है? करंट और रेजिस्टेंस का सम। तो वो थे दो लॉ, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी, इसको भी समझना बहुत ईजी है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का, ठीक है। आपको फिगर में जो दिख रहा है, इस तरीके से रेजिस्टर्स को अरेंज किया जाता है। इसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं, R1, ठीक है, R1, R2, R3 एंड R4, ऐसे 4 रेजिस्टर्स रहते हैं। इस तरीके से ये अरेंज होते हैं दैट देयर इज अ गैल्वेनोमीटर प्लेस्ड बिटवीन द पॉइंट B एंड D। तो मान लो ये है पॉइंट A, ये है B, ये है C एंड D। तो इस पॉइंट B और D के बीच में ये जो है, इसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट आपको दिखेगी रेजिस्टर्स की, 4 रेजिस्टर्स एंड पॉइंट B एंड D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको डायग्राम को ही समझाया है। आगे BD जो आर्म है उसको हम गैल्वेनोमीटर आर्म बोलते हैं, और AC को जो है उसको बैटरी आर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से बैटरी कनेक्टेड है ना, तो इसको बैटरी आर्म, और ये गैल्वेनोमीटर आर्म। आगे वही बताया हमें कि बैटरी कनेक्ट है डायगोनली अपोजिट। तो व्हीटस्टोन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है विच इज़ R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R3 बाय R4, ठीक है। देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस। तो ब्रिज, ये जो हमने ब्रिज बनाया है, यहाँ पे नल आता है गैल्वेनोमीटर की वैल्यू। ये कब कंडीशन में आती है? जब R1 बाय R2 इक्वल है R3 बाय R4 के। इफ ब्रिज इज बैलेंस देन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर आर्म। अगर ब्रिज बैलेंस है तभी ऐसी कंडीशन होती है जहाँ कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है गैल्वेनोमीटर आर्म से। अगला है मीटर ब्रिज। ये सारे जो अभी आपने देखे ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर ब्रिज, इनके भी न्यूमेरिकल आते हैं, स्पेसिफिकली आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। एंड फॉर दीज न्यूमेरिकल इट इज़ कंपल्सरी टू हैव अ डायग्राम
दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस, क्योंकि एक तो ये प्रैक्टिकल का पोर्शन ज़्यादा है, प्लस आपका कोई भी ऐसा इमेज वाला नहीं आता है, तो मैंने इसका कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको नहीं करवाया, ठीक है। तो अभी बस आप इसका प्रिंसिपल समझ लो और ये क्या होते हैं वो समझ लो। मीटर ब्रिज को स्लाइड वायर ब्रिज भी बोला जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो व्हीटस्टोन की प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। ये मीटर ब्रिज जो होता है इसको हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा, यहाँ पे 4 रेजिस्टर है। तो क्वेश्चन जो आता है ना आपके कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, आपको एक वैल्यू दे देगा, जैसे यहाँ पे RX लिखा है ना, तो आपको एक वैल्यू दे देगा कि ये X है, आप बताओ, ठीक है। आपको 3 वैल्यू दे दिया, एक आपको निकालना होता है, तो उसके लिए आप अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हो। देर इज़ वन मोर रीज़न टू कॉल दिस अ मीटर ब्रिज, बिकॉज इस मीटर ब्रिज का वायर जो होता है वो 1 मीटर का होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो मैंने बताया था वो क्या होता है, S इजिकल्स टू RL1 बाय R100 माइनस L1। आफ्टर ऑल दिस इसको ना इस तरीके से लिखा जाता है, R बाय L इजिकल्स टू S 100 माइनस L, ठीक है, L1 ऐसे लिखते हैं। सो नेक्स्ट इज पोटेंशियोमीटर। जैसे आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड है, तो ये डिवाइस का मेन फंक्शन या फीचर आप बोल सकते हो टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना होता है तो पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर जो है इसमें एक लॉन्ग वायर होता है एंड ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ होता है। आगे हमें बताया गया है कि इंस्टेड ऑफ लॉन्ग वायर स्मॉल पीसेज ऑफ वायर इज टेकन एंड ईच ऑफ दीज पीसेज आर फिक्स्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ प्लेटफॉर्म। इस लॉन्ग वायर को हम छोड़ के एक छोटा स्मॉल पीसेज ऑफ वायर लेते हैं और उसको पैरेलली फिक्स करते हैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे। ये वायर जो है इनको कनेक्ट किया जाता है बाय अ कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पे टोटल 6 पीसेज होती है वायर की, तो जो वायर का लेंथ है वो 6 मीटर का हो जाता है। There is a driving circuit which consists of battery, key and rheostat. उसके बाद एक सर्किट बन जाता है और उसमें करंट फ्लो होने लग जाता है, और जो करंट फ्लो होता है वो लॉन्ग वायर के थ्रू होता है। तो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे हम ये सर्किट बनाते हैं। अब ये जो सर्किट है ये हमें करंट प्रोवाइड करता है और ये जो करंट है ये हमारा लॉन्ग वायर से फ्लो करता है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया है। आपसे क्या आ सकता है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका यूज़ क्या है, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एंड कॉमनली कौन कौन से डिवाइस में यूज़ होता है, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल। हमारा रिमोट्स जो है ना, अगर आप रियल लाइफ में देखोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। यानी लास्ट इंस्ट्रूमेंट है इसमें गैल्वेनोमीटर। अभी जो हम देख रहे थे ये सारे इंस्ट्रूमेंट ही है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये भी कुछ एक डिवाइस ही होता है, ठीक है। इसके इस साइड आप वायर से कनेक्ट करते हो और इस साइड भी कनेक्ट करते हो। उसके बाद करंट जब फ्लो करता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करता है, और अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये ऐसे 0 पे रहता है। ओके, तो वन एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू अ पॉइंट AB विद द हेल्प ऑफ जॉकी, द अदर एंड इज फ्री। एक एंड को यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे और दूसरे एंड को आप फ्री छोड़ दोगे। सो हम इसका इस तरीके से यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट इज टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर या एंड पॉइंट। दीज आर द पॉइंट्स बिटवीन विच पोटेंशियल डिफरेंस नीड्स टू बी मेजर्ड। ये ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस नापने की ज़रूरत पड़ती है। वन एंड पॉइंट इज फ्री एंड ऑफ गैल्वेनोमीटर, अनदर एंड पॉइंट इज द वन एंड ऑफ वायर A एंड B। तो एक पॉइंट जो है ये तो फ्री रखोगे आप, मान लो, और यहाँ पे आप कुछ कनेक्ट करोगे सर्किट, ठीक है, सर्किट के वायर कनेक्ट करोगे। एंड A इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड एंड B इज़ एट लोअर पोटेंशियल। तो A एंड जो है ये हायर पोटेंशियल पे है और एंड B जो है ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो इससे क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो तब आप यहाँ पे अभी देख सकते हो और मेजरमेंट करोगे इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ लेके। सो दिस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे एक डिवाइस है जो यूज़ किए जाते हैं रेजिस्टेंस को निकालने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए। इनसे जो भी न्यूमेरिकल आते हैं वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड ही होंगे, ठीक है।
अभी ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। अगर मैं इस पूरे चैप्टर का आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इसमें आप देखोगे तो आगे जो हमने करंट वाला पोर्शन पढ़ा, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर बीच में एक पोर्शन आ रहा था जो केमिस्ट्री से लिंक था, ईएमएफ एंड वो सब, तो उसको भी आप याद रख सकते हो। ओम्स लॉ आपको पक्का याद होना चाहिए, एंड किरचॉफ के दोनों जो रूल है वो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है वो ओम्स लॉ पे ही आपको घुमा फिरा के दे सकता है, क्योंकि उसमें 3 क्वांटिटी होती है, वी, आई और आर। तो कभी आपको आई विच इज करंट निकालने के लिए दे सकता है, कभी आर विच इज रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए दे सकता है, या तो कभी आपको वोल्टेज निकालने के लिए दे सकता है। तो उसके जितने न्यूमेरिकल हो सके आप सॉल्व करना, ओके। So thank you so much for watching. Make sure to take notes and revise this chapter again after few weeks.